हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के चैप्टर कोरिलेशन सहसंबंध का सेकंड लेक्चर आपको बताएंगे कि स्पेयरमैन मेथड से रैंक कोरिलेशन कैसे ज्ञात किया जा सकता है, मतलब सहसंबंध कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर एक टाइप होता है कि जब रैंक गिवन हो, रैंक दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नंबर दो, जब रैंक गिवन ना हो, रैंक नॉट गिवन, जब रैंक दिया हुआ ना हो। नंबर तीन, जब रैंक सेम हो, दो या दो से अधिक ऑब्जर्वेशन जब एक जैसे आते हैं तो उसमें रैंक सेम होती है। तो जब रैंक सेम हो तब कैसे निकालेंगे कोरिलेशन। ये तीन मेथड है। तो पहले हम रैंक गिवन हो तो उसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, जब रैंक गिवन हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको फॉलोइंग जो डाटा दे रखा है यहाँ पे, वो R1 और R2 दे रखा है। अगर x और y का मतलब होता है दो वेरिएबल। हाँ, अगर वेरिएबल दे रखा हो तो दूसरी चीज है। अगर R1 और R2 दे रखा हो, मतलब रैंक दे रखी है, तो रैंक गिवन वाला क्वेश्चन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। R1 पहला कॉलम, R2 दूसरा कॉलम। R1 में 4 2 3 1 लिख दीजिए। 4 2 3 1 जो आपके पास दे रखा है वो लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट। अब R2 में जो R2 दे रखी है 2 3 2 3 1 4, ये R2 की रैंक है। ठीक है, 1 2 3 4, और ये R1 की रैंक है 1 2 3 4। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसका हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रैंक कोरिलेशन, रैंक सहसंबंध निकालना है। तो रैंक सहसंबंध का एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रैंक को आपको पता है डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि स्मॉल r से रैंक को डिनोट किया जाता है। r बराबर 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब रैंक, देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है, जब रैंक गिवन वाला क्वेश्चन हो तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा, और जब रैंक नॉट गिवन वाला क्वेश्चन हो तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब रैंक सेम हो तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके लिए हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इन दो प्रकार के क्वेश्चन के लिए रैंक कोरिलेशन सहसंबंध निकालने का फॉर्मूला r बराबर 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 होता है। जहां d बराबर, वेयर d इक्वल टू होता है स्टूडेंट, जो रैंक दे रखी होती है उनका आपस में डिफरेंस निकालना है। पहली रैंक माइनस दूसरी रैंक, R1 माइनस R2, d बराबर R1 माइनस R2 होता है। एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जितनी रैंक दे रखी है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, 1 2 3 4, दोनों में 4 है, इसमें 4 है तो इसमें 4 होगी, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होगी। तो 5 रैंक दे रखी है, सॉरी यहाँ 4 रैंक है, इसमें 4 रैंक है तो n बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर 5 तक दे रखा तो n बराबर 5 होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंट n बराबर 4 होगा और d बराबर R1 माइनस R2 होगा। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला जब हमने लिख दिया है तो आप d निकालेंगे, फिर n तो निकल चुका है, केवल d चाहिए। तो समेशन d स्क्वायर के लिए पहले d चाहिए। तो d आपको पता है कि R1 माइनस R2 होता है। क्या होता है?
R1 माइनस R2। तो R1 4 है, R2 2 है, तो 4 में से 2 घटाइए तो 2 बचेगा, 2 में से 3 घटाइए तो -1 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। ठीक है डिस्टेंट। अब वो कह रहे हैं कि डी स्क्वायर करिए, तब उसका समेशन करना है डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर भी कर दीजिए। तो डी स्क्वायर जब करेंगे डिस्टेंट, तो जो डी है उनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो समेशन डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9 और 9 18। ये हो गया डिस्टेंस समेशन डी स्क्वायर बराबर 18। ठीक है, अब आप यहां पे रख देंगे, इसलिए R मतलब जो रैंक कोरिलेशन निकालना, R बराबर ये और इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना आया डिस्टेंस 18 आया है, तो 18 रख दीजिए अपॉन n की जगह पे 4 था ना, तो 4 ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए डिस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 18, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, और अपॉन में 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 1 घटा देंगे तो 15 बचेगा। ठीक है डिस्टेंट। अब इसमें से इनको काट दीजिए। देखिए 2 से ये दोनों कट रहे हैं, 2 दूने 4 और 2 3 6। ठीक है, और 3 से 15 कटेगा तो 3 5 15 आ जाएगा डिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल मिला के। और देखिए 2 से 18 भी कट रहा है, ठीक है ना, तो 2 से 18 काटेंगे तो 9 9 आ जाएगा, तो 1 माइनस 9/5 आ गया। ठीक है डिस्टेंट, 1 माइनस 9/5 आ गया। अब 5 इक्वल टू 1 माइनस 5 का भाग 9 में दे दीजिए, एक बार जाएगा, पॉइंट लगाए 5 का 5, 4 बच्चे 40 और 5 8 40। ठीक है डिस्टेंट। अब इसमें से देखिए 1 में से 1.8 घटाना हो ना, तो 1.0 में से 1.8 घटाइए। ठीक है, लेकिन ये माइनस का ज्यादा है डिस्टेंट, तो ये उल्टा घटा दीजिए इसको, 1.8 में से 1.0 घटाए, जो आएगा वो माइनस का हो, क्योंकि माइनस का ज्यादा है ना। तो 8 में से 0 के 8 पॉइंट, और यहां से 0, तो 0.8 माइनस का 0.8 आया है डिफरेंट आंसर। तो ये गिवन क्वेश्चन का कोरिलेशन आ गया है -0.8, और हमने बताया था डिस्टेंट आपको कि कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच रहनी चाहिए, 0। तो 0 से -1 तक, ये जो 0.8 है ये यहाँ इधर कहीं आएगा, 0.8 यहाँ आएगा। तो हमेशा कोरिलेशन R की वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच आनी चाहिए, तो इसके बीच ही आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो डिस्टेंट इसको वीडियो को पॉज करके, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप हमारा लेक्चर देखते हैं या सुनते हैं तो कॉपी पेन हाथ में रखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे हमारे लेक्चर को देख देख के, तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। तो कॉपी पेन लेकर के ही हमारा वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि आप जब किसी ट्यूशन क्लास में जाते हैं वहां भी आप कॉपी पेन लेके ही जाते हैं, तो और वहाँ 1 घंटे का लेक्चर होता है। इतना टॉपिक पढ़ाने के लिए 15-20 मिनट का टॉपिक पढ़ाने के लिए 1 घंटे का लेक्चर दिया जाता है स्टूडेंट, और आपको मोटी फीस भी देनी पड़ती है और दूर से दूर दूर तक जाना भी पड़ता है। इसमें आप देखिए स्टूडेंट, आपको घर में फ्री में बेड पे बैठ के, अपने घर के चेयर टेबल पे बैठ के कॉपी पेन निकालना है, बस केवल डाटा पैक होना चाहिए। उसमें आप हमारा चैनल खोलिए और एक एक करके, एक एक टॉपिक करके नोट्स अपना बनाइए। तो इस प्रकार से रैंक गिवन वाला एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है आप समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक हम बताते हैं स्टूडेंट। तो ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि जब रैंक गिवन ना हो, रैंक गिवन हो तो R1 R2 यहाँ दे रखा होता है। जब x और y दे रखा है यहाँ पे, मतलब वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब रैंक गिवन नहीं है। और जब रैंक गिवन नहीं है तो कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आप
कॉलम बनाइए। फर्स्ट वेरिएबल x है आपका, उसकी वैल्यू लिख दीजिए 59, 69, 39, 49 और 29। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से y का भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू दी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें R1 और R2, पिछले लेक्चर में R1 R2 ऑलरेडी गिवन था, इसमें हम R1 R2 निकालेंगे और फॉर्मूला कोरिलेशन फाइंड करने का R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये सेम वही है जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने बताया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत इजी है। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, रैंक नॉट गिवन वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो हमें अब R1 और R2 निकालना है, क्योंकि D बराबर आपको पता है कि D बराबर होता है R1 माइनस R2। अब R1 और R2 निकालना है स्टूडेंट इसमें, तो जब x और y की वैल्यू दे रखी होती तो R1 R2 कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट। R1 कैसे निकालेंगे और R2 कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। R1 निकलेगा x से और R2 निकलेगा y से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, R1 x से रैंक होती है, हाँ, जो x की ऑब्जर्वेशन देखी, इनकी रैंक निकालनी हमें। तो इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू की जो इक्वल टू फर्स्ट रैंक, इक्वल टू फर्स्ट 1 रैंक। ठीक है, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू उसकी सबसे लास्ट रैंक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें सबसे मैक्सिमम, x में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 69 है। ठीक है, इसकी फर्स्ट रैंक होगी, इसको ध्यान से देखिए। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 69 है इसमें से, x में, हाँ, इसकी फर्स्ट रैंक होगी। अब उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 59, इसकी सेकंड रैंक होगी। फिर उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 49, इसकी तीसरी रैंक हो जाएगी। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चौथी रैंक किसकी होगी, फिर इसकी 39 की, क्योंकि 49 से छोटा 39 है तो चौथी रैंक इसकी, और 39 से भी छोटा 29 है, लास्ट ईयर है, तो इसकी लास्ट रैंक 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रैंक लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब y की रैंक भी लिखनी है, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 79, उसकी फर्स्ट रैंक होगी। ठीक है, उसके बाद 69 है तो सेकंड रैंक होगी, उसके बाद 59 है तो थर्ड रैंक होगी, इस फोर्थ रैंक, और ये फिफ्थ रैंक। ये उसी क्रम में लगा हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, अब R1 और R2 निकल गया, तो अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग D चाहिए। D बराबर होता है स्टूडेंट R1 माइनस R2। क्या होता है, R1 माइनस R2। तो D निकालिए। R1 माइनस, 2 में से 1 गए, 1 में से 2 गए, -1, 4 में से 3 गए, 1, 3 में से 4 गए, -1, 5 में से 5 गए, 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार। अब D स्क्वायर चाहिए ना, तो D स्क्वायर भी लिख दीजिए, बस D स्क्वायर ही चाहिए, इतना ही चाहिए हमें। ठीक है, अब D स्क्वायर चाहिए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। इस सब को जोड़ देंगे तो समेशन D स्क्वायर 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए स्टूडेंट, ये है समेशन D स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या होगी, चलो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, n की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू है डिस्टेंट, जितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, रैंक भी 5 तक ही जाएगी, 2 3 4 5, तो n बराबर 5 होगी। ठीक है, जितने ऑब्जर्वेशन है उतना n होगा, n बराबर 5। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 6 इंटू समेशन D स्क्वायर 4 आया है ना, तो 4 रख दीजिए अपॉन n की जगह पे 5 और ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 माइनस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 1 घटा दीजिए 24, हाँ 24 आ जाएगा, और 6 चौको भी 24 होता है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 1 माइनस 1/5 करेंगे डिस्टेंस तो 0.2 आएगा। ठीक है, अब 1 में से 0.2 घटाएंगे डिस्टेंस तो 0.8 आएगा आंसर। तो -1 और 1 के बीच ही r की वैल्यू आनी चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो ये -1 और 1 के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो 0.8 आपका कोरिलेशन आ गया, r की वैल्यू 0.8 आ गई, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से जब रैंक ना दिया हो तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए और नोटबुक में तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। जब रैंक गिवन ना हो, x की और y की वैल्यू दे रखी हो, तो कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है, इसका आपको कोरिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और ये ऑब्जर्वेशन है 5 6 7 8 9 12 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो 12 1 से लेकर 12 तक रैंक जाएगी, इसको आपको होमवर्क के लिए करना है ट्यूशन। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो स्टूडेंट, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं वो है कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको लग रहा होगा स्टूडेंट कि ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं। हमने आपको 3 मेथड बताए। पहला मेथड बताया कि जब रैंक गिवन हो, ठीक है, वो बता दिया। फिर दूसरा बताया कि जब रैंक गिवन ना हो। ठीक है, और ये तीसरा जो होता है वो उसमें डिफरेंट जब रैंक सेम हो। और रैंक सेम कैसे होती है, इसको जरा ध्यान से आप देखिए कि जब x की वैल्यूज दे रखी है उसमें कोई आंकड़ा अगर रिपीट हो रहा है तो रैंक सेम आएगी। इसमें देखिए 2 रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और y में कोई रिपीट हो रहा है क्या, 7 रिपीट हो रहा है, 7 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब रिपीट होता है कोई डाटा तो उसमें रैंक सेम आती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है डिफरेंट वो है r इक्वल टू 1 माइनस 6 बड़ा ब्रैकेट समेशन d स्क्वायर प्लस m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 प्लस m2 इंटू m2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इसके होल अपॉन में जैसे कि पिछले फॉर्मूले में था n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे m1 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस अपॉन 12, m2 इंटू m2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 प्लस m3 और ब्रैकेट m3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, या आगे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि डाटा कितनी बार कौन कौन से डाटा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक डाटा रिपीट हो रहा है तो फिर ये नहीं आएगा डिस्टेंस। ठीक है, अगर 2 डाटा रिपीट हो रहे हैं तो फिर m2 आएगा, अगर 3 डाटा रिपीट हो रहे हैं तो फिर m3 भी आएगा, अगर 4 डाटा रिपीट हो रहे तो m4 भी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केवल 2 डाटा रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहा है तो m1 आएगा बिल्कुल, और 7 रिपीट हो रहा है तो m2 भी आएगा, 2 डाटा रिपीट हो रहा है तो m1 और m2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस d क्या होता है, d तो आपको पता ही है कि d इक्वल टू होता है r1 माइनस r2। ठीक है, अब उसके बाद n भी आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो n बराबर 5 होगा। m1 क्या होगा डिस्टेंस, m1 होता है कि डाटा कितनी बार रिपीट है। मान लीजिए 2 रिपीट हो रहा है तो 2 कितनी बार रिपीट है, 2 बार आता है ना, तो 2 बार आता है तो m1 बराबर 2 हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है, 7 हो रहा है तो m2 होगा, m2 बराबर 7 नहीं होगा, 7 कितनी बार रिपीट हो वही m2 होगा। 7 कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 बार रिपीट हो तो m2 बराबर 3 होगा। ठीक है, तो r1 d निकल जाएगा, n बराबर 5, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। इसको जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट,
आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए हमने क्या बताया है। स्टूडेंट इसको हम कॉलम के रूप में लिख देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक। इसको हम कॉलम के रूप में आपको लिखेंगे, फॉर्मूला हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो स्टूडेंट इसको हमने कॉलम के रूप में बना दिया है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू लिख दी। अब हमें R1 और R2 लिखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। R1 इस कॉलम में लिखेंगे और R2 इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। R1 R2 कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 रफ में एक साइड में लिख करके 5 रैंक लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि रैंक जैसे हम लिखते थे कि सबसे बड़े आंकड़े की फर्स्ट रैंक होती है, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है 7 है, तो इसकी 1 रैंक हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 रैंक कंप्लीट हो गई। उसके बाद उससे छोटा आंकड़ा फिर 5 है, तो इसकी सेकंड रैंक हो गई, तो सेकंड रैंक भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद 5 से छोटा फिर 4 है, तो इसकी तीसरी रैंक हो गई, तो ये भी तीसरी रैंक भी कंप्लीट हो गई। उससे छोटा फिर 2 है, तो इसकी चौथी रैंक हो गई। और उससे छोटा फिर देखिए ये रिपीट हो रहा है ना, तो 2 की भी 4 रैंक है और इस 2 की भी 4 और 5 दोनों रैंक इस 2 की है। 4 और 5 इन दोनों की रैंक है, इसकी 4, एक की 4 एक की 5। लेकिन जब सेम आंकड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक की रैंक हम 4 देते हैं एक की 5 देते हैं। तो 4 और 5 रैंक इन दोनों की है, तो इसका एवरेज निकाल दीजिए 4 + 5/2। हाँ, और 5 और 4 9/2 करेंगे डिस्टेंस, तो 4.5 आएगा। तो इन दो की रैंक क्या होगी 4.5, इसकी भी 4.5 और इसकी भी 4.5, ठीक है डिस्टेंस। इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसे इसकी रैंक लिखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2 की भी 4.5 और इस 2 की भी 4.5, ठीक है। इसके बाद हम R2 निकालेंगे, तो y का होता है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा 12 है, तो इसकी फर्स्ट रैंक होगी। उससे छोटा अंक 7 है, तो इसकी सेकंड रैंक होगी, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फर्स्ट रैंक 12 की हो गई है, फिर उसके बाद सेकंड रैंक 10 की भी हो गई है, उसके बाद 7, लेकिन 7 तीनों 7 हैं। देखिए तीसरी रैंक भी 7 की होगी, चौथी रैंक भी 7 की होगी और पांचवी रैंक भी 7 की होगी, लेकिन 7 सेम है, सेम अंक है, तो उनकी 3 4 5 अलग अलग रैंक नहीं दे सकते हैं। तो इन 3 4 5 रैंक उन 7 की है, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज का मतलब होता है जितने डाटा हैं 3 + 4 + 5 तीनों रैंक को जोड़ दीजिए, और 3 डाटा है तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 4 और 3 7 और 5 12/3 करेंगे डिस्टेंस, तो 4 आएगा। तो दैट मीन्स कि इस 7 की भी 4 रैंक है, इस 7 की भी 4 रैंक है और इस 7 की भी 4 रैंक होगी, ठीक है डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, अब R1 R2 निकल गया, तो हमें D निकालना है। तो D बराबर आपको पता ही है, ये हम पिछले इसमें बता चुके हैं। R1 - R2 3 में से 2 गए, एक में से 4 गए -3, 4.5 में से 4 गए तो 0.5 आएगा, 2 में से 1 गए तो 1 आएगा, 4.5 में से 4 गए तो 0.5 आएगा, ठीक है डिस्टेंस। इसके बाद हमें D² निकालना होता है। क्या निकालना होता है D²। तो D² जब निकालेंगे तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 0.5 का स्क्वायर डिस्टेंस 0.25 हो जाएगा। 5 × 5 = 0.2 स्थान पे लगा दीजिए, और 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का 0.25 हो जाएगा। अब इनको सबको सम कर जोड़ दीजिए, तो समेशन D² आ जाएगा डिस्टेंस। तो 9 और 1 10 और 1 11 और 0.25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11.50, ठीक है डिस्टेंस। तो समेशन D² आ गया। अब देखिए M1 क्या होगा। M1 आपको पता है कि ये पहला जो आंकड़ा है वो कितनी बार, 2 जो रिपीट हो रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो M1 बराबर हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे M1 M2 की वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा के देखिए D1 तो हो गया। अब n बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गया। M1
m1 बराबर 2 हो गया, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है, एक आंकड़ा 2 बार रिपीट हो रहा है और एक दूसरा आंकड़ा है 7 जो 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3, तो m2 बराबर 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ये वैल्यू आपको पता है और आपको पता है कि जब रैंक सेम हो तो कोरिलेशन सहसंबंध निकालने का फॉर्मूला R बराबर ये होता है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 6 बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू 11.50 आई है, प्लस m1 की वैल्यू 2 है, तो 2 और ब्रैकेट में 2 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 प्लस फिर m2 की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इसके होल अपॉन में स्टूडेंट n इंटू एन स्क्वायर माइनस n क्या है 5 है, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 12 कटेगा स्टूडेंट तो 6 आएगा, 3 से 12 कटेगा तो 4 आएगा, और आगे देखिए इसको सॉल्व करने का यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट हम, इस आपको इससे नीचे लिखना है, हम यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं 1 माइनस 6 बड़ा ब्रैकेट शुरू 11.50 ऐसे रखिए, प्लस अब देखिए 2 दूने 4 में से 1 गए 5, तो 5/6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/6, फिर प्लस 3 3 9 में से 1 गए स्टूडेंट तो 8 बचे और 4 से 8 को भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट बंद अपॉन 5 पंजे 25 में से 1 गए 24, हाँ 24 आएगा ना, और 5 इधर है ही 5 गुना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 से 24 को काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है जैसे इसी प्रकार से देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं, जैसे इसको आगे और इसको आगे सॉल्व आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस इस, हाँ 6 से कट गया ना। अब देखिए ऊपर बचेगा आपका बड़ा ब्रैकेट में 11.50 प्लस देखिए 5 में 6 का भाग दे दीजिए 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 50 और 6 से 48 0.8 आएगा, तो यहीं पे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ 0.80 प्लस 2 बंद अपॉन और 5 चौके 20 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस, अब इस सब को जोड़ दीजिए तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो 14.30 आएगा अपॉन 20। अब 1 माइनस 20 से 14.30 को भाग देंगे तो 0.71 आया, और इसके बाद एक में से 0.71 घटा देंगे तो 0.29 आ जाएगा। ये आपका डियर फ्रेंड आंसर हो जाएगा, ये आपका आर की वैल्यू आ गई। कोरिलेशन आर इक्वल टू, तो जब रैंक सेम हो तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें देखिए डियर स्टूडेंट ये रैंक सेम वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कैसे है, क्योंकि x में देखिए कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है, तो 49 रिपीट हो रहा है 2 बार और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो m1 आपका हो गया डिजिट 2। y में देखिए कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है, केवल 59 रिपीट हो रहा है, वो भी कितनी बार 3 बार, तो m2 बराबर हो गया डिजिट 3। और आपका n बराबर, आपको हम हिंट भी दे रहे हैं 1 2 3 4 5, n बराबर 5 हो गया डिजिट, और आप इसको सॉल्व करके हमें r की वैल्यू निकाल के बताएंगे। ठीक है डिजिट, तो स्टूडेंट इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स का पूरा टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स में जितने भी टॉपिक थे हमने सब आपको क्लियर करवा दिए हैं और बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल को ओपन करेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, उसमें एक प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको ओपन करेंगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के सारे लेक्चर हमने क्रम वाइज लगभग 20-22 लेक्चर हमने उसमें अपलोड करे हुए, उनको क्रम वाइज आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। और डियर स्टूडेंट
ये स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है, सांख्यिकी का जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्लास के हिसाब से 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा बीटेक और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा बीकॉम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो भी ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है, अब हर एग्जाम में मैथ्स आ रही है स्टूडेंट, जैसे कि पीसीएस और आईएएस में देखा जाए तो एक स्पेशल पेपर सीसेट का होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है। और ये कोरिलेशन और जो हमने जितने भी बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीएस और आईएएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से करिए, जिसको इसकी ज़रूरत है वो अच्छे से देखिए। और हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगला लेक्चर या वीडियो आप उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।